आया कि नहीं आया? आ गया? मजा नहीं आई थी? क्या हुआ? हिल रही है? अब स्वदेशी आंदोलन के बारे में दो चार फैक्ट और याद कर लीजिए, पेपर में आ जाते। भारत का नक्शा बना लेते हो? क्यों नहीं बना लेते? देश विरोधी हो? मैंने कौन सा नक्शा बना दिया? मैंने भी भारत का बनाया। मैंने पूछा भारत का नक्शा। देखिए, पेपर में कभी कभी क्वेश्चन ये बनकर आता है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में कौन कर रहा था, मद्रास में कौन कर रहा था। जैसे 1857 की क्रांति वाला याद कीजिए, जैसे कानपुर में कौन कर रहे थे, इलाहाबाद में कौन कर रहा था। तो कौन बताएगा? आज हो जाए रिवीजन जल्दी जल्दी। 1857 की क्रांति के दौरान मैं क्रांतिकारियों का नाम बताऊंगा, आप उनका स्थान बताएंगे, ठीक है? लियाकत अली कहां से थे? इलाहाबाद से। बेगम हजरत महल लखनऊ से थे। और अहमदुल्ला फैजाबाद। मतलब आता है, चावल पका हुआ है, समझ में आ गया। मम्मी यही करती है ना, थोड़ा सा चावल निकाल के देख लेती है, हाँ पक गया, तो आप लोग पके, सीटी उटी लग गई। देखिए, इसी तरह इसमें भी आपको दो तीन नाम याद रखना। पहला नाम याद रखना है लाला लाजपत राय। और लाला साहब कहां से आते थे? पंजाब से। तो लाहौर और पंजाब में लाला लाजपत राय और भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह। क्या नाम था? ये लड़ रहे थे पंजाब और लाहौर क्षेत्र से, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान में भी है और पंजाब भारत में भी। जब विभाजन नहीं हुआ तो पंजाब एक ही था। इसके बाद दिल्ली में एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, हैदर रजा। क्या नाम है? हैदर रजा, ठीक है। महाराष्ट्र क्षेत्र से कौन हो सकते हैं? बाल गंगाधर तिलक। तिलक साहब ही आएंगे यहां से, बाल गंगाधर तिलक। मद्रास शहर से एक व्यक्ति आते थे जिनका नाम था चिदम्बरम पिल्लई। क्या नाम था? चिदम्बरम पिल्लई। आपको मालूम होगा कि दक्षिण भारतीय नाम ऐसे ही होते, चिदम्बरम, बहुत सारे अजीब नाम होते हैं। उनके हमारे लिए अजीब है पर उनके लिए सही, ठीक है, अलग अलग कल्चर का थोड़ा सा अंतर। और एक व्यक्ति और हैं SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और बनर्जी साहब कहां से हो सकते हैं? बंगाल। यदि आप तुक्का मारना ऐसे ही सीख जाइए, बंगाल से ही आते थे SN बनर्जी साहब। बस आपको ये 4-5 नाम ऐसे ही लिखने। कैसे लिखने हैं? ऐसे, इस साइड व्यक्ति का नाम, इस साइड स्थान लिख लीजिए, और इस साइड क्या करेंगे? व्यक्ति का। स्वदेशी आंदोलन, ऐसे कॉलम बना लो छोटा सा 4-5 नाम वाला। स्थान और व्यक्ति। चलिए लिखे इसमें बंगाल, स्थान का नाम है बंगाल और व्यक्ति का नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दूसरा स्थान है लाहौर। लाहौर, यहां से लिखिए नाम लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। फिर अगला लिखिए दिल्ली। दिल्ली, इसमें लिखिए हैदर रजा। हैदर रजा।
फिर अगला लिखिए महाराष्ट्र या बंबई, इसमें लिखिए बाल गंगाधर तिलक। फिर अंतिम है मद्रास, चिदम्बरम पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई। मद्रास में है चिदम्बरम पिल्लई। नोट लिखिए इसमें, पहला नोट, नोट नंबर 1, छूट गया क्या बेटा? नोट नंबर 1 लिखिए केसरी पत्रिका में, केसरी पत्रिका किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक। केसरी पत्रिका में अलीपुर षड्यंत्र, कौमा नासिक षड्यंत्र, को समर्थन देने के कारण, समर्थन देने के कारण दो तीन षड्यंत्र नहीं पूछा, अलीपुर षड्यंत्र कौमा नासिक षड्यंत्र का समर्थन देने के कारण बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों का कारावास, 6 वर्षों का कारावास देकर मांडले जेल भेज दिया गया। मांडले जेल भेज दिया गया, कहीं कहीं मंडले भी मिलता है, मांडले जेल भेज दिया गया। नोट नंबर 2 लिखिए, लाला लाजपत राय को देश निकाला घोषित कर दिया गया। लाला लाजपत राय को देश निकाला घोषित कर दिया गया। घोषित कर दिया गया। वहीं अरविंदो घोष, वहीं अरविंदो घोष अलीपुर षड्यंत्र के कारण, वहीं अरविंदो घोष अलीपुर षड्यंत्र के कारण राजनीति से संन्यास ले लिए। राजनीति से संन्यास अरविंदो घोष अलीपुर षड्यंत्र के कारण राजनीति से संन्यास ले लिए। एक अंतिम नोट लिखिए, किसमें, किसके बारे में? मांडले जेल में, किसके अंदर, किसे? बाल गीता रैस, हाँ वही लिखवा रहा हूं, लिखो। बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए, मांडले जेल में रहते हुए गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी।
गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी? तथा स्वदेशी आंदोलन का कवरेज पत्रकारिता वाला कवरेज एच.डब्ल्यू. नेविसन ने किया था। एच.डब्ल्यू. नेविसन ने किया था। क्वेश्चन कभी कभी ये बन के आ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन के समय कौन सा पत्रकार उस पूरी घटना को कवर कर रहा था? तो कौन पत्रकार था? एच.डब्ल्यू. नेविसन। अब अगली हेडिंग डालिए, मुस्लिम लीग का गठन 1906। मुस्लिम लीग का गठन 1906। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनिए और मुस्लिम लीग को समाप्त करें। देखिए, आपको मालूम ही होगा कि मुस्लिम लीग का गठन कहां हुआ, किसने किया। तो बताइए कहां हुआ था इसका गठन? बांग्लादेश के ढाका में। और किसने किया था? संस्थापक सदस्य कौन थे? बंगाल के नवाब थे सलीमुल्लाह। बाकी और लोग हैं, आगा खां का नाम भी आता है, लेकिन मेन संस्थापक थे बंगाल के ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। देखिए क्या हुआ 1906 में, समझिए। हालांकि क्या हुआ था इससे पहले 1906 में ही शिमला का एक प्रतिनिधि मंडल था, मतलब मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य। हालांकि मुस्लिम लीग बना नहीं था। अब देखिए क्या होता है कि मान के चलिए कुछ मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति थे, जिसमें से आगा खां थे और कुछ अन्य नेता थे। वो गए भारत के वायसराय के पास, जो उस समय थे लॉर्ड कर्जन। 1906 तक लॉर्ड कर्जन, 1905 तक लॉर्ड कर्जन थे। उसके बाद आ गए थे मार्ले मिंटो साहब आ गए। मिंटो साहब उस समय शिमला में रह रहे, और शिमला में रहते हुए जब मुस्लिम समुदाय उनसे मिलने गया और कहा कि सर एक हमें संगठन बनाना, तो क्या आप हमारा सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे? चूंकि लॉर्ड कर्जन की ऐसी नीतियां थी विभाजनकारी, फूट डालो और राज करो की नीति। इन्हें तो एक और मौका मिल गया कि यदि मुस्लिम संगठन बनाने में भी हम सहयोग कर दें, जैसे हमने 1885 में कांग्रेस को बनाने में सहयोग किया था, तो क्या होगा? अब ये क्या हो जाएगा, एक जगह हम अलग अलग हो जाएंगे, एक जगह मुस्लिम अलग हो जाएंगे, एक जगह अदर समुदाय अलग हो जाएगा। तो ये एक दूसरे से कभी आपस में ज्यादा घुल मिल नहीं पाएंगे। शिमला प्रतिनिधि मंडल में आराम से इन्होंने बात की और वहां के वायसराय ने इन्हें समर्थन दिया कि हम आपका पूरा समर्थन करेंगे। 1906 की बात है कि एक संगठन बना हुआ था जिसका नाम था ऑल इंडिया मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस एक संघ का निर्माण किया हुआ था पहले से ही मुस्लिम समुदाय में, जो एक तरह का शिक्षा वाला संगठन था, जिसके अध्यक्ष उस समय थे वकार उल मुल्क। कौन थे अध्यक्ष? वकार उल मुल्क। 1906 में यह कॉन्फ्रेंस हो रही थी ढाका में। कहां हो रही थी? ढाका। और ढाका के ही नवाब थे उस समय सलीमुल्लाह खां।
ढाका के नवाब कौन थे? सलीमुल्लाह खां। बड़े आराम से आए थे मीटिंग वूटिंग करने, शिक्षा वाली मीटिंग थी, आराम से चर्चा वर्चा की। लेकिन बंगाल साहब के नवाब का थोड़ा सा मूड खिसका हुआ। उन्होंने कहा कि चलो एक ठो नया संगठन अब बना लेते हैं। तो सबसे पहले सलीमुल्लाह खां ने ही मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव इस मीटिंग में रखा और पूछा गया कि क्या इस संगठन को बनाया जाए, ना बनाया जाए, बनाया जाए तो क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो सारी वार्ताएं इस प्रस्ताव के माध्यम से की गई और इसके बाद माना जाने लगा कि मुस्लिम लीग का गठन ढाका में 1906 में सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया, जिसमें अन्य सदस्यों का नाम भी आपको याद रखना होगा, जिसमें से एक का नाम है आगा खां। क्या नाम है? आगा खां। क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इसलिए इनका भी नाम कभी कभी पेपर में आ जाता कि कौन संस्थापक सदस्य में शामिल था। हालांकि कई अन्य लोग भी शामिल थे, तो लेकिन आपको दो नाम याद रखने हैं, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। ठीक है। इसके बाद इनकी एक मीटिंग अगले ही वर्ष लाहौर में हुई। हालांकि इसका जो इलाहाबाद में ही इसका मुख्यालय इस मुस्लिम लीग का शुरुआत में बनाए रखा गया। तो कभी कभी पेपर में इसका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहां था शुरुआत में? इलाहाबाद। हालांकि इसे बाद में चेंज कर दिया गया, लेकिन प्रारंभिक दिनों में इसका हेडक्वार्टर कहां था? इलाहाबाद। तो बस समझ में आया किसने किया, कब किया और इसका मुख्यालय कहां। सिर्फ इतना याद रखना। लिखिए इसमें लिखिए मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने शिमला में जाकर शिमला में जाकर भारत के वायसराय से समर्थन मांगा था। शिमला में जाकर भारत के वायसराय से समर्थन मांगा था। जिसके बाद 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मॉमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मॉमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया तथा इसी दौरान ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव रखा। जिसके बाद इसका गठन किया गया। जिसका प्रारंभिक मुख्यालय इलाहाबाद में था।
जिसका प्रारंभिक मुख्यालय इलाहाबाद में था। और इसके पहले अध्यक्ष वकार उल मुल्क थे। इसके पहले अध्यक्ष वकार उल मुल्क थे। हालांकि आगा खां ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि आगा खां ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें एक नोट लिखिए, डॉक्टर अमीर अली या आमिर अली, कहीं कहीं है, अमीर अली पढ़ो, अमीर अली, कहीं कहीं पेपर में यदि आमिर मिल जाए तो भी वही है, ठीक है। अमीर अली ने लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा खोली थी। लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा खोली। ठीक है, समझ में आया ये? अगली हेडिंग डालिए, मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1900। इसमें भी छोटी सी कहानी सुनिए और इसको समाप्त कर। मार्ले मिंटो सुधार, देखिए इसका कभी कभी नाम आता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1909, कभी कभी इसे इस नाम से भी जाना। 1909, देखिए क्या हुआ, अब समझिए। देखिए जैसे ही 1906 में सिपला में वायसराय से इन्होंने बात की। वायसराय से जब इन्होंने बात कर रहे थे तो एक प्रस्ताव और रखा। एक प्रस्ताव ये रखा कि साहब कहते हैं कि साहब हमें कह रहे थे कि जो हमारा मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय के लिए आप क्या करिए, पृथक निर्वाचन का सिद्धांत हमें दे दी। शिमला में ही आगा खां के नेतृत्व में एक डेलीगेशन मिला। क्या मिला? बहुत लोग गए थे जिसमें आगा खां लीड कर रहे थे। वही आगा खां अभी जो बताया, आगा खां बढ़िया गए, डेलीगेशन को लीड कर रहे थे और इन्होंने वायसराय के सामने एक बात कही कि साहब हमें पृथक निर्वाचन का सिद्धांत की मंजूरी दे दी। पृथक निर्वाचन का मतलब क्या था? जैसे मैं मुसलमान, उदाहरण के लिए मैं मुसलमान हूं, यहां मुस्लिम प्रजा बैठी है, यहां सिख प्रजा बैठी है, यहां हिंदू प्रजा बैठी है। अब मुस्लिम प्रजा जो है, मुस्लिम समुदाय से यदि मैं वोट खड़ा हो जाऊं चुनाव के लिए कि मैं इस सीट से खड़ा हो जाऊंगा, एक यहां से बंदा खड़ा हो जाएगा, एक यहां से, 3 लोग, आप लोगों को वोट देना। लेकिन पृथक निर्वाचन में सिंपल सा नियम यह था कि जिस समुदाय का जो व्यक्ति होगा उसी समुदाय के व्यक्ति उसे वोट दे पाएंगे, अन्य व्यक्ति नहीं दे पाएंगे। जैसे मुस्लिम से आता हूं तो सिर्फ आप लोग ही मुझे वोट दे पाएंगे, ना ये दे पाएंगे, नहीं दे। सिंपल सा समझ में आया?
यदि वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन था, तो यदि आने वाले समय में ईसाई के लिए पृथक निर्वाचन हो जाएगा तो मतलब ईसाई ही वोट डालेंगे। मजदूरों के लिए हो जाएगा तो सिर्फ मजदूर ही वोट डालेंगे। आने वाले समय में ऐसा ही वो दलितों के लिए ले आए। जब गांधी जी ने पूना में जब अमर अनशन चालू कर दिया था कि नहीं अब आर्या पार की लड़ाई होगी, जिसे मैकडोनाल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं, उसमें क्या किया था कि दलितों के लिए भी ऐसी ही सेम टू सेम निर्वाचन व्यवस्था ले आए और कहा कि दलित वर्ग यदि व्यक्ति खड़ा होता है तो दलित वर्ग के लोग ही वोट डाल पाएंगे। वोटिंग सिस्टम हमारे यहाँ कैसा है, जैसे मैं चुनाव में खड़ा हुआ, सारे लोगों ने वोट दिया और यदि सारे लोगों ने मुझे वोट 50% से ज्यादा दे दिए या सबसे ज्यादा वोट मुझे मिल गए तो मैं जीत जाऊंगा। मान के चलिए उस समय मुस्लिम समुदाय कम था, उस समय भी क्या अभी भी कम है। यदि हिंदू समुदाय एक तरफा वोट ना देता या उनको देने का मन ना करता, दूसरे कैंडिडेट को वोट दे देता, तो मुस्लिम समुदाय को वोट मिलते ही नहीं ज्यादा, सिर्फ इस्लाम वाले ही मिलते। इसलिए वो चाह रहे थे कि मुस्लिम अल्पसंख्यक जहां भी है या बहुसंख्यक जहां भी है उन्हीं के कैंडिडेट खड़े हों, वही व्यक्ति वोट डालेंगे तो कोई अन्य व्यक्ति जीत ही नहीं पाएगा। क्योंकि यदि मुस्लिम समुदाय के अलावा मान के चलिए इस सीट से आप भी खड़े हो जाएं मुस्लिम समुदाय से और मैं खड़ा हो जाऊं, मतलब मुस्लिम वोट सीट से मैं खड़ा हो जाऊं जो मुसलमान हूं, आप हिंदू हैं आप खड़े हो जाए, लेकिन सारा का सारा वोट किसे जाएगा, मुसलमान, आपको एक वोट नहीं मिलेगा तो आप क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। इसी तरह यदि यहाँ हिंदू समुदाय है, हिंदू समुदाय से यदि मैं खड़ा हो गया तो सारा का सारा हिंदू वाला वोट मुझे मिल जाएगा, इस्लाम वाला वोट नहीं दे पाएगा। तो मतलब एक तरह से फूट डालो कि राज करो की नीति के लिए इन्हें एक मौका और मिलेगा। बढ़िया इन्हें लगा कि बढ़िया अंग्रेजों भारतीयों ने हमसे डिमांड की है, इसलिए मार्ले मिंटो सुधार के नाम से 1909 में भारत शासन अधिनियम आया और इसी अधिनियम के माध्यम से पहली बार फूट डालो राज करो की नीति के तहत पृथक निर्वाचन का सिद्धांत दिया गया, जो केवल और केवल मुसलमानों के लिए ही था। पेपर में कभी कभी आता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम या किस सुधार में की गई थी, उसका नाम था मार्ले मिंटो। देखिए मार्ले कौन थे, उस समय भारत के सचिव थे, और मिंटो कौन थे, भारत के वायसराय, इसलिए इसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार और कुछ नहीं। हालांकि ऑफिशियल नाम इसका है भारत शासन अधिनियम 1900। समझ में आए, बस इसका 2-3 लाइनें लिखो इसमें। आज गणेश चतुर्थी है ना, इसलिए विसर्जन हो रहा है, जिसे डांस करना हो बता दो, बढ़िया साउंड वाउंड लगे। तुमने नाचा तो कह रहे हो, जब तुम नाच नहीं सकते तो देखने का अधिकार नहीं है तुम्हारा। नाचो और खुद देखो, रिकॉर्ड करो खुद देखो। चलो इसमें लिखो, भोला जी आ जाएंगे नहीं, लिखो शिमला में कंसंट्रेट होके सुनना, गाना चल रहा। शिमला में आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में भारत के वायसराय से मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन का सिद्धांत अपनाने को कहा था। पृथक निर्वाचन का सिद्धांत अपनाने को कहा था। जिसके बाद भारत शासन अधिनियम 1909, जिसके बाद भारत शासन अधिनियम
1909 1909 के माध्यम से इसे अपना लिया गया, इसे अपना लिया गया। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? अगली हेडिंग डालिए। कांग्रेस का विभाजन। या सूरत अधिवेशन 1907। कांग्रेस का विभाजन या सूरत अधिवेशन। चलिए इसको थोड़ा देखिए, समझिए, 1 मिनट का काम है। लिखा हुआ हेडिंग है कांग्रेस का विभाजन। पहली बार ऐसा माहौल आया, ऐसा माहौल बन गया कि इस दौरान कांग्रेस का विभाजन होना तय हो गया। क्यों हो रहा था? देखिए कांग्रेस के विभाजन के पीछे कारण था जो हमारे लाल बाल पाल थे, जिनके लाल बाल पीले हो गए थे, लाल बाल पाल थे, ये थोड़ा क्रांतिकारी थे। इनका मूड तुरंत गर्म हो जाता और तुरंत चटकनी मार देते, लात जूते भी चला देते। ये अब डरने वाले नहीं थे। अब इन्होंने क्या किया कि जो पहले बुजुर्ग लोग थे, उदारवादी आंदोलन, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सारे लोग पुराने वाले थे, उदारवादी नेता थे। ये अपनी धौस पहले खूब चलाया करते थे। लेकिन इस दौरान जब क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ 1905 में, अब ये मौका मिल गया था लाल बाल पाल। बाल गंगाधर तिलक वैसे मूडी इंसान, कुछ भी करते। बिपिन चंद्र पाल उससे ज्यादा उग्रवादी टाइप के। मतलब ये लोग अब दादा भाई नौरोजी की एक बात नहीं सुनते, फिरोज शाह मेहता की एक बात नहीं सुनते थे। और इसी दौरान क्या हुआ, दोनों कांग्रेस के सदस्य थे। अब जब कांग्रेस के दोनों ही सदस्य हैं, तो एक कह रहा कि हम इधर को जाएंगे, एक कह रहा हम इधर को जाएंगे। बुजुर्गों की बात भी सुनी भी जानी आवश्यक है। जो नया नया खून है, नया नया बिल्कुल युवा है, बुजुर्ग नहीं है, वो कह रहा नहीं हम यहां जाएंगे। तब क्या हो जाएगा, एक यहां जाएगा तो एक यहां जाएगा। मैं इधर चला तो तू उधर चली, दोनों विभाजन, तलाक तलाक तलाक। अब कांग्रेस का भी तलाक होने वाला है। कांग्रेस का तलाक हुआ था या कांग्रेस का विभाजन हुआ था सिर्फ 2-3 कारणों की वजह से। मैंने आपको 1906 का दादा भाई नौरोजी का प्रस्ताव बताया, उसमें यही था कि 4 प्रस्ताव वो लेकर आए। इसमें था कि हम स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करेंगे, लेकिन वो चाह रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन सिर्फ हम बंगाल क्षेत्र में करें, बाहर क्षेत्रों में हम करें ही नहीं। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया कि ये मद्रास तक फैला हुआ था, बंबई तक फैला हुआ था, पंजाब तक फैला हुआ था। तो इससे ये मूड गर्म हो गया ना कि यार तुम कह रहे हो बंगाल तक फैलाना है। भले हमने कर्जन की नीति के बाद ही ये आंदोलन शुरू किया हो, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक है। लाल बाल ने समझाया कि साहब ऐसा नहीं होगा, हम इस बार आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप कह रहे हैं बंगाल तक रहना, हम कहेंगे पूरे भारत देश में रहना। अब इसको लेकर दोनों में हो जाए लड़ाई। अब कहते हैं कि नहीं हम बॉस हैं, मैं कहा हम बॉस हैं। कहा चलो ठीक है, सूरत अधिवेशन में देख लेते हैं। तो सूरत अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी
रास बिहारी बोस। ये रास बिहारी बोस कौन है? रास बिहारी बोस वही थोड़ा उग्रवादी टाइप के व्यक्ति थे, ये ठंडे दिमाग वाले नहीं है। तो ये किसका साथ देंगे? जो गरम गरम वाले हैं। इसी चक्कर में अब कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। एक कहते हैं कि हम आंदोलन को सीमित रखेंगे, एक कहते हैं हम आंदोलन को व्यापक रखेंगे, एक कहते हैं कि हम अंग्रेजों का विभाजन या अंग्रेजों का बहिष्कार थोड़े से कामों में करेंगे, जैसे कपड़े उपड़े जला दो यार, एक दो लाइटें वाइटें बंद कर दो, 2 दिन साबुन से ना नहाएंगे। इन्होंने कहा ऐसा है, ऐसा नहीं होगा, तुम परफ्यूम डालना भी बंद करो, जो धोती पहनते वो भी छोड़ो, तुम दूसरी धोती पहनो, खादी वाली पहनो। कह रहे थे कि हम छोड़े कम वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे, कम चीजों का बहिष्कार करेंगे, जो बूढ़े लोग थे। अब जो नए नए थे कहते नहीं, बहिष्कार होगा तो अब ज्यादा होगा, नहीं तो हो जाएगा देसी कट्टा चलेंगे। तो इन्होंने कहा कि अब ठीक है यार, देसी कट्टा चलेंगे तो हटाओ, तुम एक साइड चलो, तुम दूसरी साइड चलो। तब इनका क्या हो गया, यहां से तलाक तलाक तलाक। ठीक है, तो अब इसके बाद कांग्रेस का पहली बार यहां पर विभाजन हो जाता है, और जिसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के इस समय रास बिहारी बोस। सूरत किस नदी किनारे है? ताप्ती नदी के, अच्छा, ताप्ती नदी के, ताप्ती नदी के किनारे। पेपर में देखिए क्या क्वेश्चन आएंगे, पूछा जाता है कि सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, या फिर पूछेंगे कि पहली बार कांग्रेस का विभाजन कहां पर हुआ? सूरत में। या पूछ सकते हैं कि कांग्रेस का विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? इससे अलावा और कुछ, वही 2-3 लाइनें लिखो। 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। इस दौरान कांग्रेस में 2 तरह की विचारधाराएं थी। इस दौरान कांग्रेस में 2 तरह की विचारधाराएं थी। जिसमें से एक विचारधारा स्वदेशी आंदोलन को व्यापक बनाना चाहती थी, स्वदेशी आंदोलन को व्यापक बनाना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर एक विचारधारा स्वदेशी आंदोलन को कम व्यापक बनाना चाहती थी, कम व्यापक बनाना चाहती थी। इसलिए कांग्रेस का पहली बार विभाजन, इसी अधिवेशन में हो गया। कुछ दिन में मेरा फेवरेट टॉपिक आने वाला है गांधी जी। मेरे तो सारे फेवरेट है, मुझे तो मजा आती है। गया क्लास 1।